चलो, बेट सिस्टम क्या है कि जो राजा लोग हुआ करते थे या अपर कास्ट लोग होते थे, वो लोअर कास्ट जो होते थे लोग, उनसे अपने खेतों में काम करवाते थे, वो भी मुफ्त का, यानी कि विदाउट वेज, कोई तनख्वाह या कोई पैसा नहीं दिया जाता था। इस सिस्टम को कहते थे बेट। ठीक है। जो ये लोअर सेक्शंस के लोग होते थे वो क्या करते थे, वो उनके खेतों में जाया करते थे, काम किया करते थे, बदले में उनको कुछ नहीं मिलता था पैसा, बदले में कुछ चीज़ें मिलती थी, जैसे लेट्स सपोज उनको खाना दे दिया जाता था थोड़ा सा, ठीक है, कपड़े, 2 जोड़ी कपड़ा देते थे वो लोग, ठीक है, या जो फसल जो उगती थी, फसल जो उगाया करते थे वो उस खेत में या उस उनकी ज़मीन में, उसका जो 1/10 पोर्शन था वो उनको दिया जाता था। ठीक है, मैं आपको अभी लिखवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप समझो इस बात को। तो होता क्या था, जो लोअर सेक्शन के लोग थे खेतों में काम करते थे या फिर एज अ सर्वेंट काम करते थे, उनके यहाँ पे मैक्सिमम नौकरों की तरह काम करते थे। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस इस प्रथा का आता है खेतों का, लैंड्स पे जो काम करते थे, ओपन फील्ड्स में। ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कास्ट के लोग इसमें होते थे, जिनसे काम लिया जाता था, वो होते थे कोली। ठीक है, ये कास्ट देखो, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ये चीज़, एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ से जो है वो सब क्वेश्चन आपसे उठ के आ सकता है। ठीक है, कि ज़्यादा इसमें कास्ट कौन इन्वॉल्व थी जिनसे काम लिया जाता था, ठीक है, अपर कास्ट के द्वारा, तो वो कोली थे। ठीक है। हाँ, कुछ कनैत भी थे इसमें, मैं कनैत आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, ये भी लोअर कास्ट में कंसिडर किए जाते थे। ठीक है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जाता था बेसिकली इस तरीके से। तो ये बेट प्रथा थी। और ये जो लोग थे लोअर कास्ट के लोग, जो कि अपनी सर्विसेज देते थे इन जागीरदारों के यहाँ पे या बड़े क्लासेस के यहाँ पे, तो इन लोगों को कहते थे, एक स्पेसिफिक टर्म कहते थे बासा। ठीक है, बासा, BASA, बासा। ये इन लोगों को कहा जाता था जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते थे अपने। अभी आ रही है मेरी आवाज़? बाकियों को ठीक आ रही है क्या? दूर से आ रही है या तो आई डोंट नो, फिर आई थिंक नेटवर्क का इशू होगा कुछ। रुको जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ ज़रा। ओके, बाकी समझ आया क्या सभी को उतना? ओके, देखो बासा क्या चीज़ है, ये जो लोग, जो लोअर कास्ट के लोग थे जो अपनी सर्विसेज देते थे उनके यहाँ पे, जागीरदारों के यहाँ पे, ठीक है, जागीरदार जो होते थे उनके यहाँ पे जो अपनी सर्विसेज देते थे ना ये लोग, उनको बासा बोला जाता था। उनके लिए टर्म यूज़ करी जाती थी बासा। ठीक है, क्लियर हुई बात अभी ये? अभी आवाज़ ठीक आ रही है क्या, या फिर अभी भी डिस्टरबेंस हो रही है? रुको मैं दोबारा से करता हूँ, रुको 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 रुको, मैं दोबारा से करता हूँ, कोई चक्कर नहीं है, रुक जाओ। अभी बताओ ज़रा। अभी ठीक, अभी ठीक है पहले से? मेरे को नेटवर्क का इशू भी लग रहा है थोड़ा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ नेटवर्क थोड़ा सा डाउन लग रहा है मुझे आज, आई डोंट नो वाई, बट है थोड़ा सा। समझ आ रही है मेरी आवाज़, अच्छे से आ रही है मुझे? ओके डन। ठीक है, तो यहाँ तक ओके, यहाँ तक ठीक आया समझ सभी को कि बेट चक्कर क्या है, क्या सीन क्या है बेट का? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो ये बेट जो था सिस्टम, इस सिस्टम के अंडर जो ये जो लोग होते थे ना, यानी कि इनको देखो बासा भी कहते थे या इनको बेट्स भी बोला जाता था, याद रखना। ठीक है,
ये जो लोग थे लोअर कास्ट लोग जो कि सर्विसेज देते थे, इनको बासा भी बोला जाता था या बेड्स भी बोला जाता था। सो जो बेड्स होते थे, इनके पास अपने ज़मीन के ऊपर जिसके ऊपर ये खेती करते थे बेसिकली कोई अधिकार नहीं होता था। लिख लेना इस बात को, बेड्स डिड नॉट गेट द ओनरशिप राइट्स। ठीक है, बेड्स डिड नॉट गेट द ओनरशिप राइट्स। जो जिस लैंड पे वो खेती करते थे उसके ऊपर इनका कोई हक नहीं होता था। ठीक है, इनका काम सिर्फ इतना था, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो प्रेवलेंट थी आपकी, ये थी आपकी रामपुर बुशहर के एरिया में, रामपुर बुशहर। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिटिश लोग थे उनके यहाँ जो रिजर्व फॉरेस्ट थे ना, जो इन लोगों ने फॉरेस्ट अपने अंडर अपने अधिकार में रखे थे, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। ठीक है, यहाँ पे भी ये लोग अपनी सर्विसेज देते थे। तो लिख लेना, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स अंडर ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेजों के अधिकार में जो होते थे ना उनको। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं यहाँ पे। अब ये पैसा तो इनको नहीं दिया जाता था बेसिकली, मैंने पहले बता दिया, नो बेज, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ आर्टिकल्स इनके बदले इनको प्रोवाइड करे जाते थे। ठीक है, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि काम कर रहे हैं और बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो होता क्या था, इनको इस काम के बदले में फूड दिया जाता था और जिसको कहा जाता था चक। ठीक है, जो फूड दिया जाता था उसको बोला जाता था, एक स्पेसिफिक टर्म यूज करी जाती थी जिसको बोला जाता था चक, कोमा 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, दो कपड़ा जोड़ी, जो जोड़ी कपड़ा इनको दिया जाता था। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं भुलाओगे, एग्ज़ाम में आ सकती है, 1/10 पोर्शन ऑफ क्रॉप। जो फसल उगाते थे ना जिस ज़मीन पे, उसकी फसल का इनको 1/10वां हिस्सा जो है वो मिलता था, 1/10 ऑफ द क्रॉप। इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर से लिखा था कि इसको आप याद रखो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो कि इनको काम के बदले में मिलती थी। पेट्स को फूड जिसको चक बोला जाता था, 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ एंड 1/10 ऑफ द टोटल क्रॉप। अब होता क्या यहाँ पे, 1940 के आसपास, सॉरी 1940 के आसपास, 1940 की बात है, थोड़े चेंजेस आते हैं इस पैटर्न में। ठीक है, होता क्या है, जो इनको पहले फूड जो दिया जाता था ना, खाना चाक, इसके बदले में इनको पर डे जो है पैसा दिया जाने लगा, यानी कि 3 अन्ना, कितना, 3 अन्नास पर डे। पर डे इनको 3 अन्ना पे किए जाने लगे 1940 के बाद। ये रिफॉर्म्स आए, इसमें चेंजेस आए कुछ, और कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 12 से 18 रुपये पर ईयर मिलने लगे, 12 से 18 रुपये पर ईयर। ठीक है, लेकिन जब ये पैसा दिया जाने लगा इनको पर डे या पर ईयर, तो जो ये वाली जो चीज़ इनको मिलती थी ना, 1/10 ऑफ द क्रॉप, भाई ये चीज़ क्या होगी, कैंसल। अब इनको क्रॉप का हिस्सा नहीं मिला करता था। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ इनको पैसा दिया जाने लगा। कपड़े मिलते थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो क्रॉप का 1/10 दिया जाता था पार्ट इनको, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। आई होप लिख लिया होगा आपने। होता क्या है, 1939 की बात है, सबसे पहले इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई बेसिकली इन बेट के खिलाफ, सॉरी इनके फेवर में, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है,
अंग्रेजों ने किया क्या, जो लोकल किंग्स थे ना, जो कि सर्विसेज लिया करते थे, शोषण किया करते थे इन लोगों का, उनसे बातचीत करी और उनको ये चीज़ बोली कि आप क्या करो, ऑनरशिप राइट इनको ग्रांट करो। ठीक है, ऑनरशिप राइट्स ग्रांट करो। ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, करो, KARO, करो। ठीक है। सो 1939 में ब्रिटिशर्स ने लोकल किंग्स को क्या बोला कि जो बेट लोग हैं इनको क्या करो, ऑनरशिप राइट दो। किस चीज़ की ऑनरशिप? ज़मीन की, लैंड की, जिसके ऊपर वो काम करते हैं। ठीक है। अब होता है क्या, इसका रिजल्ट क्या होता है, जब इस तरीके से उन्होंने किंग्स के ऊपर, जो लोकल राजा होते थे उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करा और लोगों ने भी थोड़ा सा इसके प्रति जागरूक होकर देखा। सो 1943 में, 1943 में जो शिमला हिल स्टेट्स थी, अब देखो ना, यहीं पे ज़्यादातर ये प्रेवलेंट था, मैंने आपको पहले बताया, शिमला वगैरह में, रामपुर बुशहर। ठीक है। सो शिमला हिल स्टेट्स ने क्या किया, शिमला हिल स्टेट्स ने पॉलिसी लेके आए, एक नीति का निर्माण किया इन्होंने। ठीक है। और पॉलिसी किसके रिगार्डिंग थी? पॉलिसी फॉर बेट एंड बेगार। ओके, 1943 में। इस पॉलिसी के बाद जो बेट लोग थे उनको स्लेवरी से मुक्त किया गया, दासता से मुक्त किया गया उनको। ठीक है, फ्री फ्रॉम स्लेवरी, फ्री करा गया इनको यहां से, स्लेवरी से। ठीक है। लेकिन एक एग्जम्पशन जो है वो यहाँ पे रखी गई अंग्रेजों के द्वारा। देखो, अंग्रेज लोग अच्छा किया उन्होंने कि इन लोगों के खिलाफ सोचा, इन इन राजाओं के खिलाफ इन्होंने ये स्टेप लिया और लोगों की फेवर में ये चीज़ सोची। और देयर आर मैनी रिफॉर्म्स जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही लाए गए हैं भारत में, क्योंकि भारत में क्या था, कुछ ऐसे कस्टम्स थे, कुछ ऐसे रीति रिवाज थे जो कि हद ज़्यादा रूढ़िवाद थे, रूढ़िवाद पे बेस्ड थे वो। यानी कि ना तो उनका कोई सेंस था, सिर्फ कोई प्रथा चलते आ रही थी विद द टाइम, तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे ये लोग। और राजा लोग भाई उसमें होते थे, तो वो लोग प्रजा से भी वो पालन करवाते थे। कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उसको सप्रेस कर दिया जाता था ड्यू टू पावर। और दूसरी बात, ये तो पुराने सोसाइटी से चला आ रही है चीज़ हमारे यहाँ पे देश में, कि अपर कास्ट लोग जो थे, दे हैव सप्रेस्ड द लोअर कास्ट पीपल। अब उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने ये है, बेट। ठीक है, बेगार। अब करते कौन थे ये सब लोग? वही जो लोअर कास्ट लोग होते थे। ठीक है। सो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ब्रिटिशर्स लोगों ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए थे इक्वालिटी लेके आने के लिए सोसाइटी में। ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये स्टेप लिया, राजाओं को बोला कि भाई तुम एक पॉलिसी की फॉर्मेशन करो जो कि इनको फ्री करे दास्ता से, स्लेवरी से। लेकिन एक चीज़ की एग्जम्पशन इन्होंने रख ली, बाकी सब चीज़ों से मुक्त कर दिया इन लोगों को, बेट लोगों को। एक काम इनसे अभी भी करवाया जा रहा था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कोई बात नहीं करी, इसको एक्सेप्शन में डाल दिया। वो था रेजिंग सिडान। रेजिंग सिडान क्या होता है? रेजिंग सिडान, पालकी उठाना। ठीक है, पालकी उठाना। इसको जो है एग्जम्प्ट किया गया, क्योंकि इसका कारण तुम खुद दिमाग लगा के सोचो तो आपको सामने दिखेगा। अंग्रेज अफसर होते थे तो उनको जो यहाँ से वहाँ जाते थे, वो तो यही लोग जो होते थे, छोटी कास्ट के लोग, कनेत, कोली, ये सब, वो उनको पालकी में बिठा के लेके जाते थे भाई। तो इस चीज़ को उन्होंने बाहर ही रखा, इससे एक्सेप्शन में डाल दिया। ठीक है। देखो, ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जब भी पढ़ो एग्ज़ाम के लिए तो ऐसी स्ट्रेटजी मत रखो कि आपने रट्टा मारना है। आप उसको अंडरस्टैंडिंग में लेके आओ, उस चीज़ को, उस टॉपिक को। आप उसके डेप्थ तक जाके सोचो कि ऐसा हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, क्यों होती थी, क्या कारण थे, वट वर द मेन रीजन्स बिहाइंड दीज थिंग्स, दीज कस्टम्स, एंड हाउ विद द टाइम ये इन चीज़ों को चेंज करा गया। तो इस तरीके से आप अपना माइंड मैप बनाओगे। ठीक है। तो ये याद रखना आपने इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके इन लोगों की लाइफ में सुधार होने लगा। ठीक है।
और कुछ चेंजेस, इनको कुछ हक मिले, वो आपको बताता हूँ अभी। अब क्या इनको अधिकार मिले, अगर मैं बात करूँ अधिकारों की, अधिकार क्या क्या मिले इनको। अब उसमें जो मुख्य अधिकार देखो आपको इनको मिला, एक इन्होंने इस पॉलिसी में एक बात रखी गई कि जो भी बंदा किसी के यहाँ 3 जनरेशन्स तक काम कर रहा था, 3 जनरेशन्स तक, ठीक है, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन एनी फैमिली, बिग फैमिली फॉर 3 जनरेशन्स, फॉर कंटिन्यू 3 जनरेशन्स, उसको जिस ज़मीन पे काम कर रहा था वहाँ का क्या मिल गया, ऑनरशिप राइट, ऑनरशिप राइट। अब ये मत समझ लेना कि पूरी ज़मीन पे, यानी कि कुछ हिस्से पे ऑनरशिप राइट मिल गया उसको, पूरी ज़मीन तो नहीं दे सकते ना, ठीक है। तो यानी कि उस ज़मीन पे जिस पे वो काम कर रहा था उस पे उसको ऑनरशिप राइट मिल गया, ठीक है। इस बात को याद रखोगे। तो क्योंकि डिमांड ही यही थी कि ऑनरशिप राइट दिया जाए इनको, ये लोग फ्री फंड में काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनको फ़ायदा कोई नहीं है। इनकी जनरेशन्स पर जनरेशन्स जो है दूसरों को यहाँ अपर कास्ट के यहाँ पे अपनी लाइफ दे रही हैं पूरी की पूरी, एंड दीज पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर वेलफेयर। So this was the main demand put forward by the Britishers in front of those local rajas or kings. तो इस चीज़ को ही बाद में क्या किया गया, माना गया इस पॉलिसी में, ठीक है। अभी भी अगर मैं इस बात को मानूं कि क्या बेट सिस्टम कंप्लीटली एबोलिश हो गया है, तो कहीं ना कहीं मेरा दिल इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होता। आप भी अगर अपने आसपास देखोगे, यू विल योर सेल्फ रियलाइज कि ख़त्म नहीं हुआ है, बट इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो चुकी है अभी। द फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड, यानी कि इसका रूप बदल गया है, तरीका बदल गया है इसका। अब देखो, अब इसका तरीका ये बदल गया है कि जब उसको बाद में उनको पैसे दिए जाने लगे थे ना कपिल, तो अब क्या है, अब उसका मुख्य आधार है बेजिस, इनको पैसे दे दिए जाते हैं लोगों को। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी हैं जिनकी जनरेशन्स मैं बोलूँ तो किसी के यहाँ पे बड़े, किसी रसूखदार के यहाँ पे, बड़े किसी पैसे वाले के यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये कंप्लीटली एबोलिश हो चुका है हमारी एरिया में, एरिया इन द सेंस कि हमारी स्टेट में, ये कहीं पे भी अगर मैं बात करूं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा रखना है। अब ये चीज़ आपको कहाँ काम आएगी कपिल, जब भी आप ये चीज़ें देखो, रिटर्न में तो एमसीक्यूज़ में कम पूछने की संभावना है या ना के बराबर है, बट जब भी कभी कहीं पे डिस्कशन होती है इन बातों की, या कभी आप पर्सनल इंटरव्यू फेस करते हो, तब आपको ये चीज़ों के ऊपर सवाल आना बहुत सिंपल सी मतलब मेन बात रहेगी। बिकॉज एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर होता है वो हमेशा चाहता है कि आपका माइंडसेट क्या है, हाउ यू थिंक अबाउट एनी ऑफ द इशू, कि किस तरीके से आप सोचते हो उसको, आपका माइंडसेट क्या है। क्या आपको लगता है कि कोई चीज़ कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है हमारी सोसाइटी में, क्या हमारी सोसाइटी एकदम दुरुस्त हो चुकी है कुरीतियों से, तब आपको ये चीज़ें काम आएंगी यहाँ से, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुई होगी कि बेट सिस्टम क्या था। थैंक यू। चलो अगली बात करेंगे बेगार की। तनु आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुई बात आपको अच्छे से? ओ, ओके जी। बेगार, अगर बेगार तो देखो आपने सुना होगा कि बेगार प्रथा क्या थी, यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या बोलोगे, वर्क विदाउट वेजेस, यानी कि बिना तनख्वाह दिए काम करवाना, ठीक है अरुण, आप इस तरीके से लिख लोगे, बिना तनख्वाह दिए काम करवाना। करता कौन था, अगेन फिर वही बात आती है, लोअर सेक्शंस, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या चीज़ याद रखोगे, बैठ के बेसिकली दो तरीकों से जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स थी इसकी। एक आती है आपकी अठवाड़ा बेगार, ठीक है, अठवाड़ा बेगार, ठीक है। दूसरी इसमें लिखोगे हैला बेगार,
हैला बेगार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अठवाड़ा बेगार एंड हैला बेगार। देखो हिंदी में किसी भी तरीके से लिखेंगे बोलेंगे वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज आपको जब भी एमसीक्यू आएगा आपको उसको सॉल्व करना है यार, तब आप क्लियर कर पाओगे कट ऑफ को, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हिंदी में इसको अलग तरीके से बोला जाता है क्योंकि नाम है ना किसी चीज़ों के, तो लेकिन हमें उतना नहीं घुसना इस चीज़ में, ठीक है। हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब पहले मैं बात करूं अठवाड़ा के बारे में कि ये क्या चीज़ थी। इसमें होता क्या था, पूरा साल काम करवाया जाता था और उसके बदले तनख्वाह नहीं दी जाती थी, यानी कि वर्क वॉज डन, वर्क वॉज डन विदाउट वेजेस, विदाउट वेजेस थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल काम करवाया जाता था विदाउट वेजेस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या काम इंक्लूड होते थे उसके बारे में जानते हैं। तो मुख्य काम जो इंक्लूडेड इसमें होते थे, तो इसमें आते थे सामान को उठाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीट, ठीक है, फ्रीट लोड, यानी कि कूली का काम करना बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा, जो चेक पोस्ट वगैरह होती थी उनको गार्ड करना, ठीक है, चेक पोस्ट वगैरह को गार्ड करना यानी कि उसकी सुरक्षा करना, ये काम होते थे इनके मुख्य इस वाली व्यवस्था में, ठीक है। दूसरा, पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कोई संदेश पहुंचाना होता था तब इन लोगों को भेजते थे, वहाँ पे इनसे सर्विसेज ली जाती थी। उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस, ठीक है, यानी कि रोड का बनाना, सड़कों का निर्माण, उसमें होते थे ये। बाकी बथेरे काम करते थे यार, किसी के यहाँ पे लेबर का काम करना, ठीक है। जो अंग्रेज लोग होते थे, अफसर, जो अंग्रेज अफसर होते थे, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो जब हंटिंग पे जाते थे, ठीक है, जब हंटिंग पे जाते थे यानी कि शिकार पे जाते थे, तो उनके लिए शिकार का पीछा करना, चेज द प्रे, शिकार का पीछा करना, तो ये सब काम इन्हीं के होते थे भाई। तुम देखते हो ना कभी मूवीज़ में राजाओं के साथ वो लोग जाते थे, किसी ने उसका धनुष्यबाण पकड़ा होता था, धनुष, किसी ने उसका वो तीर जिसमें डाले होते थे वो पकड़ा होता था, और तीर निकाल के राजा के हाथ में देंगे, राजा सिर्फ तीर चलाएगा, फिर शिकार का पीछा करेंगे वो लोग, राजा तो बस तीर मारना काम था उसका, उसको उठा के फिर घर उधर लेके आएंगे उसके यहाँ पे महल में। तो ये सब काम होते थे, ठीक है। या लकड़ियाँ लेके आना, ब्रिंग वुड्स टू रॉयल फैमिलीज, शाही परिवारों के लिए लकड़ियां जुटाना। सोचो ऐसे ऐसे काम होते थे इसमें। अब देखो इसका एग्जांपल मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जैसे लेट्स सपोज, जैसे कपिल का पहले सवाल था ना उस बात पे, इसका भी एग्जांपल तुम्हें मैं अपने आसपास का देता हूँ, अपने घर के आसपास का। हमें लगता है कि ये चीज़ें अभी नहीं होंगी, ऐसा कहाँ होता होगा, बिकॉज हमारी फैमिलीज एडवांस कर चुकी हैं, हम लोग थोड़ा अच्छा खाते जीते हैं, ठीक है, तो हम कई बार नहीं सोचते इन चीज़ों को। बट मैं अपने घर के आसपास का एग्जांपल तुम्हें दूंगा। मेरे पुराने घर के यहाँ पे एक बच्चे फैमिली है, ठीक है, वो जो फैमिली के जो ऑनर हैं वो भैया, वो करते क्या है कि वो छोटा मोटा काम करते हैं, मेहनत मजदूरी। तो उनके लड़के क्या थे, ठीक है, उनका जो लड़के थे छोटे थे, वो बच्चा स्कूल भी पढ़ता था, लेकिन स्कूल पढ़ने से पहले सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इवनिंग वो जंगल से, ठीक है, लकड़ियाँ काट के लेके आता था, उसका एक पूरा वो बनाएगा, उनको इकट्ठा करके रस्सी से बांध के 1-2 किलोमीटर दूर जो मेन बाज़ार है यहाँ का, वहाँ लकड़ियाँ बेचने आता था वो लड़का। सेम इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देखो ये जो यहाँ पे लाइन लिखी है, लाइव एग्जांपल।
तो वो उसके बदले में उसको पैसे मिल जाते थे, कितने मिलते थे, कहीं 30 रुपये, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 30 रुपये मिलते थे उसको, सोचो, उस एक के। ठीक है। तो ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, कोई बड़ी पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ साल पहले की बात कर रहा। अब तो चलो वो लड़के अच्छे तैयारी कर रहे हैं आगे, ठीक है, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, बट स्टिल दे डू दिस। तो वो तब की बात नहीं है, इसको अगर आप कोरिलेट करके देखो अपने आसपास, तो यू विल सी द लाइव एग्जांपल्स दैट ऐसा नहीं है। अब इसकी फॉर्म चेंज हो चुकी है, यानी कि उसको पैसे दिए जा रहे हैं इस काम के। सोचो, पहले पैसे नहीं मिलते थे, अब पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन है तो कहीं ना कहीं सेम यही लाइन का एग्जाम्पल है ना वो। तो सोसाइटी में अभी भी ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ग्राउंडेड लेवल पे हम आके सोचें इन चीज़ों को, तो वी कैन सी द रियलिटी दैट व्हाट एक्चुअली इट लुक्स, हाउ एक्चुअली इट लुक्स। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। देखो, हाँ कपिल, आपका आपकी बात जायज़ है इस बात को, ठीक है, मैं इस बात से मानता हूँ। हम्म। ओके, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि जैसे आपने जो बोला कि कुछ ऐसे एंटी सोशल तत्व होते हैं कि जो कि क्या कर रहे कि मतलब नहीं पढ़ते, लेट्स सपोज कोई बच्चा है वो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में और वो काम। अब कपिल, दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आपने जैसे जिस तरीके से आपने बात बोली, देखो मैं आपको यहीं पे आपकी बात का आंसर दूंगा कि दो चीज़ें होंगी, दो फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे कपिल। एक चीज़ है, जैसा आपने कहा कि उनसे काम लेना पड़ेगा, ऐसे तो सोसाइटी में केओस जो है वो क्रिएट करेंगे। पहली बात, ये चीज़ का जो डिसीजन होगा कि उनसे काम लेना पड़ेगा, कहीं पे भी किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट नहीं है ये डिसाइड करने का कि आपको किसी से काम लेना पड़ेगा। एक, क्योंकि हमारा सिस्टम जो बना हुआ है, इसी समाज की इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन बना है, उसके लिए सरकार ने वो बनाया। सो नो बॉडी विल डिसाइड कि दिस इज अ एंटी सोशल एलिमेंट इन द सोसाइटी एंड ही और शी विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ chaos बिटवीन द पीपल और इन द सोसाइटी। उसको एड्रेस करने के लिए, लेट सपोज यही सिस्टम को तो ठीक करने के लिए क्या बना है, हमारा आज एडमिनिस्ट्रेशन बना है, प्रशासन बना है, हमारे पास पुलिस फोर्स है हमारे पास। क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों को, हम इसलिए लेके आए कि अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट ऐसा करता है, क्योस करता है, तो उसका डायरेक्टली खबर एडमिनिस्ट्रेशन को है, उसका रिफॉर्म करने के लिए पुलिसिंग है हमारे पास। ठीक है। बट कोई इंडिविजुअल नहीं डिसाइड करेगा कि भाई इससे काम लिया जाएगा, तू मेरे लिए ये काम कर, और क्योंकि अदरवाइज तू नहीं पढ़ रहा तो तू ये काम कर। इससे देखो क्या होता है, आप जब किसी को ये बात बोलोगे, तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कपिल जो आता है मेन, वो आता है आपका ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स का। ठीक है। अब जैसे आपका सवाल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन डेप्थ आपको आंसर दूँ उसका। ह्यूमन राइट्स, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज द मोस्ट टॉकेटिव थिंग, मोस्ट टॉकेटिव इशू इन आर सोसाइटी एज वेल एज इन द होल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ह्यूमन राइट्स का, आप ऐसा बोल के किसी के जो मानवाधिकारों का हनन कर रहे हो, आप देखते हो कोई क्रिमिनल भी होता है बट उसको भी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत अंतर्गत कुछ रूल्स, आई मीन राइट्स होते हैं, और वो उसको जो डिस्क्रिप्शन होती है या उसको जो डिसाइड करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है, कोई इंडिविजुअल उसका डिसीजन कभी नहीं करता। आपने देखा इसका एग्जांपल, कश्मीर में पुलवामा जो होता था, पत्थरबाज थे, ठीक है, एक मेजर ने क्या किया कि उसको आगे गाड़ी के साथ बांधा और वहाँ से निकल के गया, वहाँ से मतलब उस उन लोगों की भीड़ से, उसने तब का वो अल्टरनेटिव सोचा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि उसका बाद में लेटर ऑन क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि पूरे देश भर में या कुछ ऐसे संस्थाएं थी जिन्होंने इस बात के ऊपर इशू उठाया, irrespective of the thing that person was particularly doing, उस फिर भी उसके पास उसके ह्यूमन राइट्स हैं, और उसको एक मेजर नहीं डिसाइड करेगा कि इसको क्या करना है। देखो, मैं वैसे नहीं जा रहा, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा आंसर कैसे हो सकता है अगर कोई भी हमसे सवाल करे, मैं वो चीज़ के ऊपर तर्ज के ऊपर आपको आंसर दे रहा हूँ।
तो उसके खिलाफ इस बात को उठाया गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट की बात है तो वो उसको देखने के लिए हमारे पास प्रशासन है, बाकी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि उसका टेक केयर करेंगे। बट अगर आज भी ऐसा कहीं पे होता है तो वो कहीं ना कहीं सप्रेशन ज़्यादा दिखता है उसका। ठीक है, चाहे हमारा ओपिनियन ऐसा हो कि यार ये काम नहीं कर रहा, तो ऐसा कर, तो ऐसा कर ले, तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से कर ले, वो कहीं ना कहीं सप्रेशन की भाव से देखा जाता है आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें, या एजुकेटेड जो वर्ल्ड है उसमें। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि हमारा जो, हाँ ओके थैंक यू। कपिल, क्या है, जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं एग्ज़ाम छोड़ो, एज अ एजुकेटेड वन, हमें बड़ी सारी चीज़ों से हट के सोचने पड़ता है, हमें पूरी चीज़ों को विस्तार से देखने पड़ता है, इन डेप्थ जाके, इन डिटेल जाके, कि कहीं कोई एस्पेक्ट हम मिस तो नहीं कर रहे। इमोशनल होना इज़ समथिंग डिफरेंट, बीइंग प्रैक्टिकलिटी को लेकर इज समथिंग डिफरेंट, बट एक बैलेंस्ड थॉट प्रोसेस रखना, इट इज़ रियली टफ टू अचीव। एंड वेन एवर आपके अंदर ये जो हैबिट डेवलप हो जाती है, तो आप हर चीज़ को बड़े बैलेंस्ड तरीके से देखना शुरू करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कपिल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहिए मेरे को ऐसा कि क्लास में आप ऐसे क्वेश्चंस उठाओ सारे के सारे, ठीक है, जिसके मन में जो भी क्वेश्चन आता है, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको अच्छे से जो है वो एड्रेस करूँ। आई होप आपको विद वैलिड ये चीज़ें आपको आपके दिमाग में जो है वो हुई होंगी सेटल। ठीक है, ओके थैंक यू। आगे बढ़ते हैं इसमें। आपको बाकी अरुण, आपको क्लियर हुई बात ये? तनु आपको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसका। अब दूसरा इसका जो टाइप आता है वो क्या था, मैंने आपको क्या लिखवाया, हेला बेगार, है ना, हेला बेगार, ये उसका दूसरा टाइप था। पहला टाइप हमने कर लिया, ठीक है, हेला, ये थोड़ा सा हटके है भाई, अगर इसको आप देखो थोड़ा सा हटके है ये हेला बेगार। क्या चीज़ है ये, जो बेगार की प्रथा थी, ये कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे होती थी, ठीक है, स्पेशल ओकेजन्स पे। अब जब स्पेशल ओकेजन्स पे होती थी तो उसको करता कौन था, जो जागीरदार वगैरह होते थे, जागीरदार वगैरह, ये परफॉर्म करते थे भाई इसको। ठीक है, अब ये स्पेशल ओकेजन्स क्या होते थे, जरा इनके ऊपर गौर फरमाते हैं। जैसे कि बर्थ, किसी बड़ी फैमिली के यहाँ, राजा के यहाँ, या किसी भी कहीं पे बर्थ, ठीक है, या डेथ होगी कहीं पे, मैरिज, मैरिज, ठीक है, एटसेट्रा। इसका मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ कि प्रेजेंट डे वर्ल्ड से भी थोड़ा एग्जांपल रिलेट करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बर्थ, डेथ, मैरिज, यानी कि आज एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, आज तो ऐसा नहीं है बेकार प्रथा, नहीं हम ऐसा करते, हाँ कहीं ना कहीं होती है, इसका तुम आसपास भी देखो, तुम्हें एग्जाम्पल दिख जाएंगे, बट इन ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता। ठीक है, बड़े सीन पे मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स के यहाँ पे कभी शादी होती है, तो शादी से पहले लकड़ियाँ, जो धाम के लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठी करी जाती हैं, लेट सपोज हम जाते हैं ना वहाँ पे, इकट्ठा होते हैं लोग अपनी इच्छा से, ठीक है, और हम उनसे पैसे थोड़ी लेते हैं, हम अपना पूरा एक दिन उसमें बर्बाद कर देंगे लकड़ियाँ इकट्ठा करने में, उनको जुटाने में, हम पैसे थोड़ी ले रहे हैं उनसे, ना बदले में हमें कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल आप उसमें कोरिलेट करो जाके, कि तब ऐसा होता था कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे कुछ ये बड़े लोग जो थे इसको परफॉर्म करते थे एक दूसरे की हेल्प के लिए, तुम मान सकते हो, या ऑन अ सोसाइटल बेसिस तुम मान सकते हो। तब इस बेगार प्रथा को जो है वो परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, कुछ खास चुनिंदा मौकों पे। तो ये था हेला बेगार। ठीक है, राजा लोग भी करते थे और ये परफॉर्म, इस बात को भी याद रखना, किंग, राजा लोग। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ ये थे कि कुछ लोग जो थे इससे एग्जेम्प्टेड थे, जैसे रॉयल पीपल। रॉयल पीपल कौन थे, जो कुछ बड़े राजघरानों से होते थे, वो लोग इसमें काम नहीं करते थे। जैसे जागीरदार मुख्यतः यहाँ पे काम करते थे, ठीक है, जागीरदार कोई रॉयल पीपल नहीं होते थे, रॉयल पीपल कुछ एग्जेम्प्टेड थे इसमें। रॉयल, बाकी आपको पता अंग्रेज भी होते थे रॉयल उसमें पे, या कोई बड़े बड़े खानदानों से जो होते थे, ठीक है, या फिर ब्राह्मण्स वगैरह, ब्राह्मण्स वगैरह, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड थे।
तो ये हैला बेगार है। आई होप आपको दोनों तरीके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके खिलाफ मूवमेंट में चले टाइम टू टाइम। ठीक है, बेगार के खिलाफ तो उसमें एक मूवमेंट आता है आपका डम्फा, डम्फा मूवमेंट। ओके, जो डम्फा मूवमेंट है ये बेगार के प्रति अगेंस्ट जो है वो चलाया गया था। ठीक है, डम्फा आंदोलन बेगार। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखोगे, इस मूवमेंट की जो अगुवाई करी थी, जिन लोगों ने स्टार्ट करा था वो लोग कौन थे? कनैत। ठीक है, कनैत लोग थे बेसिकली वो। ठीक है, उनके साथ साथ कोली। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया ना कोली लोग क्या करते थे, जो बेट की, जो एज अ बेट काम करते थे बेट प्रथा में, है ना, लोअर कास्ट पीपल या कनैत। मैंने तुम्हें तब भी समझाया। तो इन लोगों ने इस मूवमेंट को लीड करा था भाई, डम्फा मूवमेंट को, और ये किसके खिलाफ था? बेगार प्रथा के खिलाफ। ठीक है, अब होता क्या है इसमें सीन कि लोगों ने किस तरीके से अपना रोष व्यक्त किया इस आंदोलन में। तो घटना है 1854 की, जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहो 1854 की। रामपुर बुशहर में क्या हुआ? रामपुर बुशहर के लोगों ने अंग्रेजों के जो यहाँ पे बेसिकली काम करते थे ना फील्ड्स में, उनके लिए जो काम अनाज उगाने का काम करते थे, उन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया। दे लेफ्ट देयर विलेजेस, उन्होंने अपने गांव को छोड़ के चले गए, भाग गए भाई, कहीं हिली एरियाज़ में, पहाड़ियों में, ऊंची पहाड़ियों में चले गए जाके कि हम काम नहीं करेंगे। अब उनको पता है कि रुकेंगे यहाँ पे तो अंग्रेज लोगों को तो उठा के लेके जाएंगे, ठीक है, विद फोर्स। तो इस तरीके से उन्होंने अपना रोष प्रकट करा। ठीक है, फिर सिरमौर में भी 1880 में लोगों ने इस तरीके से इसको परफॉर्म करा। ठीक है, इसी के तर्ज के ऊपर सिरमौर में भी 1880 में आंदोलन चला। ठीक है, इसी की तर्ज के ऊपर मैं आगे बात करूं तो 1909 में एक बंदा था जिसका नाम था शोभाराम। शोभाराम, उसने भी मंडी में जो है डम्फा मूवमेंट की तरह, डम्फा आंदोलन की तरह एक आंदोलन शुरू करा 1909 में शोभाराम ने, बेगार के खिलाफ। ठीक है, या फिर बाकी तो आप सभी को पता है, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं जैसा कि पझोता आंदोलन। देखो पझोता किसान आंदोलन हुआ है ये, तो उसमें मुख्य डिमांड क्या थी? यही, इसको ख़त्म किया जाए बेगार को। फिर जो धामी का आपका आंदोलन हुआ है, धामी आंदोलन जो हुआ है उसमें मुख्य जो 3-4 डिमांड्स थी, धामी गोलीकांड जो हुआ है उस आंदोलन में, उनकी लोगों की डिमांड्स क्या थी राजा से कि एक उसमें मुख्य डिमांड थी बेगार को ख़त्म किया जाए। धामी आंदोलन जो था वो भी इसके खिलाफ था। ठीक है, तो याद रखोगे इस बात को। अब आगे बात करेंगे हम कि ख़त्म कैसे हुआ ये, इसका एंड कैसे हुआ। हर चीज़ का भाई एंड तो होता है, कोई कुरीति होती है इसकी। तो एंड ऑफ बेगार अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं इससे पहले। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करा था भाई लोग, शिमला हिल स्टेट्स में या शिमला में पर्टिकुलरली बेगार को ख़त्म करने के लिए, वो था सबसे बड़ा रोल किसका था? सैमुअल इवांस स्टॉक। एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, इवांस स्टॉक्स, सैमुअल इवांस स्टोक्स। इसको सत्यानंद स्टोक्स भी बोला जाता था। बंदा बाहर से था लेकिन काम बहुत करा है इसने यहाँ के लोगों के लिए, उनके वेलबींग के लिए। ठीक है, इस बंदे ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई सबसे पहले शिमला हिल स्टेट्स में, सैमुअल इवांस स्टोक्स ने बेगार के खिलाफ। तो क्वेश्चन क्या आया था यहाँ से, क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में कि हु रेज्ड द वॉइस फर्स्ट अगेंस्ट द बेगार सिस्टम इन शिमला। शिमला में बेगार प्रथा के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई? तो आंसर क्या रहेगा? सैमुअल इवांस स्टोक्स या सत्यानंद स्टोक्स।
अब 1939 में 1939 में लुधियाना में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम था ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ आपको, जब मैंने आई थिंक क्रोनोलॉजी आपको करवाई है हिमाचल की तब। ठीक है, 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? लुधियाना में, लुधियाना में। ठीक है, इसमें जो आवाज़ उठाई नेहरू ने, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई पंडित नेहरू ने बेगार के खिलाफ। उन्होंने ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट बेगार। ठीक है, और इसी कॉन्फ्रेंस में आपको पता है कि जो हिल स्टेट्स थे उसके हिल स्टेट्स के पहाड़ी रियासतों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने हिस्सा लिया था, क्योंकि ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी ना ये, उसमें उन्होंने हिस्सेदारी वहाँ पे ली थी। तो तब जाके यहाँ से कहीं ना कहीं जो है वो इसकी एंड जो होती है। ठीक है, अब उसका रिज़ल्ट क्या था? उसका रिज़ल्ट आपको मिला है, देखो मैंने पहले भी आपको डेट लिखवा दी है जब मैंने बेट के बारे में आपको लिखवाया, तो 1943 इसी के रिज़ल्ट देखो। 1939 में ये हुई ना, 1943 में इसी का रिज़ल्ट ये आया कि शिमला हिल स्टेट्स में पॉलिसी का फॉर्मेशन हुआ, एक नीति का निर्माण हुआ जिसमें कि बेगार और बेट को ख़त्म किया गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो इसमें प्रजामंडल आंदोलन का बहुत अधिक सहयोग रहा है इस चीज़ को ख़त्म करने में, प्रजामंडल्स का। ठीक है, इस बात को लिख लेना, प्रजामंडल आंदोलन, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये थे भाई आपकी सिस्टम। इसमें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी बातें।